चलिए बेटा, ये हो गया अब हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं केस स्टडीज पर। ठीक है, जरा फटाफट देखो, हमारी वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन नंबर 32 है। ओके, और ये है एस्मार्ट। आपने डाउनलोड कर लिए होंगे नोट्स, तो वहां से आप एक बार स्टडी करते हैं फटाफट। ये कहता है एस्मार्ट वाज फाउंडेड इन 1990 एज डिपार्टमेंटल स्टोर कैटरिंग टू द एंटायर हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लोथिंग ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप। एस्मार्ट जो कंपनी है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, वो क्या सामान बेचते हैं? हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट, ग्रोसरी से लेकर कपड़ों तक। ओके, द कंपनी सिंस हैज ग्रोन लीप एंड बाउंड्स इनॉग्रेटेड इट्स 100th स्टोर इन 2007. एस्मार्ट इज नोन एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस एट इट्स स्टोर। मतलब ध्यान से देखो, एस्मार्ट क्या कह रहा है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक ये बात आई, और मार्केट प्राइस पर अपने स्टोर में, यानी स्टोर के थ्रू बेच रहा है। ठीक है, डिस्काउंट पर। द कंपनी क्लेम्स टू गिव एटलीस्ट 5% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस अक्रॉस प्रोडक्ट। हम 5% डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पर देते हैं, और हमारी ग्रोथ है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस। वाई का ईयर ऑन ईयर बेसिस। हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हमारा है अभी, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छी है। यहां तक क्या हुआ? हम अपना प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो ग्रोसरी से लेकर क्लोथ तक है। ठीक है, 100 हमारे स्टोर्स हैं और हम डिस्काउंट पर बेच रहे हैं 5%। ओके, ग्रोथ है हमारी 30%, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए। एस्मार्ट हैज टाई अप विद मोर देन 500 वेंडर्स। वेंडर का मतलब सप्लायर, जो मेरे सप्लायर है, जो मुझे सामान देते हैं अक्रॉस इंडिया, हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन डिमांड। तो सबसे पहली बात क्या आ रही है? इनपुट नहीं है, प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट वेंडर से खरीद रहा हूं और स्टोर को भेज रहा हूं, और वहां से कस्टमर ले रहे हैं। ठीक है, एस्मार्ट पे हमारे 500 सप्लायर हैं। ऑल सप्लाई इन एडवांस, मैं अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट देता हूं, उनको झिकाता नहीं हूं, उनको ड्यू बेसिस पर नहीं दे रहा। लो भैया पैसे एडवांस पकड़ो, माल भेज दो। एंड हेंस, इसलिए हम प्रेफरेंशियल प्राइसिंग एज कंपेयर टू कंपटीटर, इसलिए जो प्राइस वो औरों को देता है मुझे उससे कम पर दे रहा है, क्योंकि मैं पैसे एडवांस दे देता हूं। कंपनी प्रोक्यूर प्रोडक्ट यूजिंग जस्ट इन टाइम फिलॉसफी व्हिच हेल्प्स इट कीप लो इन्वेंटरी लेवल thereby freeing up significant amount of working capital। मतलब हम जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हैं ताकि मुझे स्टॉक कम रखना पड़े। मतलब जितना स्टोर में जरूरत होती है उतना मैं वेंडर से मंगाता रहता हूं, ताकि स्टोर में अननेसेसरी ब्लॉकेज ना हो, वर्किंग कैपिटल भी फ्रीज ना हो। ठीक है, प्रोडक्ट आर डायरेक्टली डिलीवर टू द स्टोर बाय कंपनी ऑन ट्रक। ये ध्यान से, मेरे पास कोई वेयर हाउस नहीं है। इस लाइन से क्या समझ में आया? मैं कोई वेयर हाउस मेंटेन नहीं करता, डायरेक्टली वेंडर से सामान खरीदता हूं और अपने स्टोर को स्ट्रेट फॉरवर्ड भेज देता हूं, और मेरे अपने वैन्स हैं, कोई मैंने आउटसोर्स नहीं करा हुआ। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस, इसलिए मुझे वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। कंपनी सेल्स प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो रेगुलर में इस्तेमाल होता है। एंड इज नॉट कीन टू सेल प्रीमियम प्रोडक्ट विच हैव हायर मार्जिन बट लो डिमांड। मतलब मैं कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेचता। प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं जिनमें मार्जिन हाई होता है बट कभी कभार बिकते हैं। ठीक है, दिस एंश्योर दैट इन्वेंट्री इज मूव्ड आउट ऑफ द स्टोर फास्टर एंड इंक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब ये कहता है कि हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो इसकी डेली डिमांड होती है। हाँ, भले ही मार्जिन कम हो पर आना जाना लगा रहता है। अब आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मान लो जिस पर मार्जिन हाई है बट वो कम बिकता है, तो मैं वो नहीं कर रहा, ये कह रहा है। कंपनी ओन्स ऑल द स्टोर्स विच इट ऑपरेट अंडर इट्स ब्रांड नेम। यानी मेरे अपने स्टोर है, मैं अपने ब्रांड नेम से चला रहा हूं, मेरा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी अपॉइंटेड टू ऑपरेट द स्टोर। किसी को मैंने किराए पे नहीं दिया हुआ स्टोर सारे मेरे अपने हैं, हम अपने स्टोर को चला रहे हैं, हम अपना मैनेजर रखते हैं वहां पर। Since the product are directly procured from the manufacturer and sold to the customer, no intermediate in the between। मतलब स्टोर से कस्टमर खुद आके ले जाता है, राइट। मतलब मैं वेंडर से सामान खरीदता हूँ, स्टोर को देता हूँ, अपना कस्टमर स्टोर से आकर सामान ले जाता है। ओके, एस्मार्ट इन्वेस्ट इन सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, देन एग्रेसिव मार्केटिंग। मतलब हमारा पर्पस क्या है? हम मार्केटिंग पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग पर खर्च नहीं कर रहे, हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कस्टमर अपने आप हमारे पास आता है। The company believes that it can attract more customer by offering quality product at reasonable price rather than spend huge amount of marketing। मतलब हमारी पॉलिसी है कि मार्केटिंग पर खर्चा ना करें, बल्कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दें, तो हमारी सेल अपने आप बढ़ जाती है। माउथ पब्लिसिटी, however need based marketing are carried out। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। Smart aim to build customer loyalty through high level of customer services। मतलब हम अच्छी कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी रिप्लेसमेंट। अगर कोई गुड्स कस्टमर ले जाता है और खराब हो जाता है तो हम उसको वापस कर देते हैं। इसको बोलते हैं
कस्टमर सर्विसेज, इससे कस्टमर लॉयल रहता है। लॉयल का मतलब होता है कि वो हमारा गुणगान करता है, यानी कई जगह जाकर हमारे नाम को बताता है। स्मार्ट और कस्टमर लॉयल्टी का बेसिक पर्पस होता है कि हम कोई भी नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कस्टमर आंख बंद करके हमसे खरीद लेता है, उसको विश्वास होता है हमारे ऊपर। स्मार्ट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज व्हिच हैज विटनेस्ड एज लो एम्प्लॉय टर्नओवर इन द इंडस्ट्री इन व्हिच इट ऑपरेट्स। स्मार्ट कुछ कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय का आना जाना कम होता है, मतलब जो आ गया वो टिक गया, राइट। द मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय आर वेरी हाई व्हिच रिजल्ट्स इन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल लेवल। और जो एम्प्लॉइज हैं उनका मोटिवेशनल लेवल हाई रहता है, वो छोड़ के नहीं जाते हैं। कंपनी रिवार्ड्स एम्प्लॉय जनरली थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हम उनको अच्छा रिवार्ड भी देते हैं। कंपनी और ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं पीरियडिकली, ताकि वो लेटेस्ट टेक्निक से अपग्रेड रहें, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज। द रिजल्ट ऑफ एफर्ट इज क्लियरली, और इसका रिजल्ट कंपनी की ग्रोथ में साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक है। कंपनी हैज अ सॉलिड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल एक्टिविटीज, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारे पास है, जैसे कहते हैं ना ईआरपी, वो है। कंपनी हैज लीवर टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट बी इट प्रोक्यूरमेंट, यानी सभी डिपार्टमेंट में एक ईआरपी है, ठीक है। लॉजिस्टिक और सेल, ओके, मतलब जितने भी मेरे डिपार्टमेंट है ना, वेंडर से लेकर हम और हमारे स्टोर, सब में एक सबको हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया हुआ है। इट हैज इम्प्लीमेंटेड सैप आर्थिक, उसका नाम है सैप आर्थिक, ये ईआरपी कहलाता है, जो कि एक लीडिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कहलाता है ग्लोबली। ईआरपी होता है जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, ताकि सारे डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर कर सके। वेरियस रिपोर्ट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री लेवल्स, सेल्स, लिक्विडिटी पोजीशन आर अवेलेबल ऑन रियल टाइम बेसिस टू सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। कितना मटेरियल कितना प्रोडक्ट हमारे स्टोर में है, कितना हमने ऑर्डर दिया हुआ है, कितना कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है, सब कुछ रियल टाइम एनालिसिस पर कंप्यूटर में पता लग जाता है। चलिए क्या पूछ रहा है, मैप द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एस स्मार्ट टू द पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल, ओके। पोर्टर का वैल्यू चेन मॉडल के हिसाब से मैप करके बताओ, यानी एक्टिविटीज को बताना है। एक्टिविटीज कौन सी होती हैं पोर्टर के हिसाब से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वैल्यू चेन क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं आपको दोबारा समझा दूं क्या कह रहा है वो, देखिए फटाफट। स्मार्ट एक कंपनी है, ठीक है, जो ग्रोसरी प्रोडक्ट बेचते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर हमने मेंटेन करे हुए हैं, 500 मेरे वेंडर हैं, 100 डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ओके। हम वेंडर से सामान खरीदते हैं और उनको एडवांस पेमेंट देते हैं और उनसे डिस्काउंट लेते हैं, और वो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन करते हैं, ओके। हम अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, इसलिए उनका टर्नओवर कम है, राइट। हमारे पास एक ईआरपी सिस्टम है जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, ओके। हमने जस्ट इन टाइम फॉलो किया हुआ है, हम कोई भी वेयरहाउस मेंटेन नहीं करते हैं, जितना मटेरियल, जितना प्रोडक्ट हम वेंडर से खरीदते हैं डायरेक्टली स्टोर को भेज देते हैं, हमारे अपने डिलीवरी वैन है, क्लियर है। दिस इज द केस स्टडी, ओके। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, मैप। तो सबसे पहले वैल्यू चेन को डिफाइन करना है, राइट। तो मैं आपको समझा दूं कैसे करना, फटाफट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, वैल्यू चेन को डिफाइन करना है, ओके, कि ये क्या है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी बतानी है क्या क्या है इसमें, और सेकेंडरी एक्टिविटी बतानी है क्या क्या है, ये बताना है बस आपको, ओके। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है कि एक कंपनी जिसमें एक ऐसा सिस्टम हो, प्रोसेस हो, ताकि हम जितनी भी वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकें। वैल्यू एडिड एक्टिविटी वो होती हैं जो हम खर्चा करते हैं, कस्टमर भी देने को तैयार होता है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है जिसमें हम खर्चा करते हैं बट कस्टमर के लिए कोई काम की नहीं होती है। तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम खत्म करना होता है ताकि वैल्यू एडिड एक्टिविटी को बढ़ा सके, क्लियर है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी जैसे अननेसेसरी इंस्पेक्शन हो गया, अननेसेसरी स्टोरेज हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज जिसमें हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती हैं, इनको कम करके हम अपने रिसोर्स को डाइवर्ट करते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटी में, ठीक है। वैल्यू चेन का मतलब ये कहते हैं इट इज ए सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी बट नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन मे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, राइट। 3 भागों में बांटते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, प्लानिंग, डिजाइनिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आता है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये वैल्यू चेन है जो वैल्यू क्रिएट करती है, क्लियर हो गया पार्ट। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, वैल्यू चेन की। वैल्यू चेन एनालिसिस जो पोर्टर ने बताया है वो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, वो सर्विस इंडस्ट्री में भी लगता है, क्लियर हो गया पार्ट बेटा। अब पोर्टर ने कहा है कि एक्टिविटीज को 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके।
प्राइमरी एक्टिविटी में पहला कौन सा बताया था? इनबाउंड लॉजिस्टिक। और ध्यान से सुनते जाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक। ओके, इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या बताया आपको? इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है? राइट, रखें वही सेम। इनबाउंड लॉजिस्टिक में चलो, मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में। राइट भाई, पर यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहां पर क्या है? एक रिटेल आउटलेट है, रिटेल बिजनेस है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अब हमें यहां बताना है कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले बताओगे कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहां पर इन दिस एस मार्ट इज ए रिटेल बिजनेस। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को, मटेरियल नहीं, प्रोडक्ट को वेंडर से स्टोर तक ले जाने में एक्टिविटीज इंवॉल्व होती हैं, वो सारी प्राइमरी कहलाएंगी। ध्यान से सुनो, मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, तो यहां मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट को वेंडर से लेना और स्टोर तक भेजना, ये कहलाएगा मेरा प्राइमरी एक्टिविटी। क्लियर पार्ट भी? तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आ गया? इट अंडरटेक टू डिलीवर द प्रोडक्ट फ्रॉम वेंडर टू द स्टोर्स। अब इसमें थोड़ा सा और बता दो कि हम अपना डिलीवरी सिस्टम मेंटेन करते हैं, जस्ट इन टाइम सिस्टम मेंटेन करते हैं, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल रहता है। क्लियर पार्ट? ये हो गया हमारा प्राइमरी, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड आता है ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कहोगे आप? नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कहोगे कि सर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, असेंबलिंग, पैकिंग, मशीनिंग, ये था नॉर्मली। बट रिटेल आउटलेट में कोई सर रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहां पर, यानी फैक्ट्री होती है। तो यानी फैक्ट्री की जगह मेरे पास क्या आ गए? शॉप्स, स्टोर्स। इसका मतलब स्टोर्स को मेंटेन करना, यानी प्लानिंग, प्लांट लेआउट ऑफ द स्टोर्स। तो आप कहोगे ऑपरेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स द प्लांट लेआउट ऑफ द स्टोर्स, स्टोर्स की प्लानिंग करना। राइट, स्टोर्स में ये देखना कि कितना इन्वेंट्री लेवल है मेरे पास। ओके, रनिंग द स्टोर्स, रनिंग द स्टोर्स, प्लानिंग द स्टोर्स, लेआउट ऑफ द स्टोर्स, ये कहलाएगा हमारा ऑपरेशन। ठीक है, और इसमें एडिशनल बात क्या कहोगे? कंपनी के अपने स्टोर्स हैं, इसलिए कोई डर नहीं है कि भाई कभी भी कोई खाली हो जाएगा। क्लियर पार्ट? तीसरा क्या है हमारा? दूसरा ऑपरेशन, तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ओके, आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है नॉर्मली, वो बताओ। आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस में रखना और फिर वहां से कस्टमर के घर तक पहुंचाना, नहीं डिलीवरी शेड्यूल। राइट, यानी वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी शेड्यूल, ऑर्डर रिसीविंग, ये सारा था हमारे पास। बट यहां पर हम क्या कहेंगे? रिटेल आउटलेट में हम क्या कहेंगे? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, यही कहेंगे हम। बट यहां पर हमारे पास अपने स्टोर्स हैं, तो इसका मतलब द कस्टमर विल कलेक्ट द गुड्स एट इट्स ओन फ्रॉम द स्टोर्स, ये कहलाएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। बिल्कुल क्लियर है? दोबारा, आउटबाउंड में क्या आता है नॉर्मली? गुड्स को प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस तक रखना, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना। क्लियर? पर वेयर हाउसिंग, डिलीवरिंग, शेड्यूलिंग, ये सारा काम आता था। पर रिटेल आउटलेट में हम क्या कहेंगे कि हम कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स कस्टमर के पास नहीं है। द कस्टमर विल कलेक्ट, पिक द गुड्स इटसेल्फ फ्रॉम द स्टोर्स, कस्टमर अपने आप गुड्स खरीदेगा। तो इसमें एडिशनल बात क्या कहोगे? कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए कि कस्टमर का वेटिंग टाइम कम से कम हो, कस्टमर का वेटिंग टाइम हमारा क्या हो? कम से कम हो। राइट, चलिए चौथा आएगा मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग एंड सेल में क्या था? कस्टमर को अवेयर करना अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। बट यहां रिटेल स्टेट में क्या कहोगे? एस स्मार्ट हैज नो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, no huge amount of marketing expenditure. They create customer loyalty just by providing high quality of goods at affordable price. क्लियर बात भाई? मार्केटिंग या सेल में क्या कहोगे? नॉर्मली क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, राइट, कस्टमर अवेयर अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्ट। यहां एस स्मार्ट में क्या कहोगे? सर कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता, ह्यूज नॉर्मल होता है, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि हम कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, by providing qualitative product at reasonable price. क्लियर पार्ट? अपना मार्केटिंग हो गई। पांचवा सर्विसेज, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब इसमें क्या आता है? रिप्लेसमेंट, रिपेयर, एस्टेब्लिशमेंट, यही तो होगा कि भाई हम कस्टमर को सामान दे देते हैं, उसके बाद भाई तू कौन और मैं कौन, नहीं,
खराब होगा तो वापस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम आफ्टर सेल सर्विस क्या कह रहे हैं, Smart has adequate sufficient customer services at the stores, thereby increase the customer loyalty, राइट भाई। तो ये हो गया हमारे प्राइमरी एक्टिविटी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में, राइट। सेकेंडरी एक्टिविटी में फर्स्ट क्या हमारा, प्रोक्यूरमेंट। सेकेंडरी एक्टिविटी में बात करूं तो क्या आता है, प्रोक्यूरमेंट, HRD, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, प्रोक्यूरमेंट किसका, रॉ मटेरियल का। नॉर्मली बात करें इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्यूरमेंट इंक्लूड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ वेंडर। बट इन स्मार्ट क्या होगा, ऑल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स। स्मार्ट हैज 500 वेंडर्स। ओके, तो प्रोक्यूरमेंट में आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स। ओके, अभी हम और इसमें एडिशनल क्या कहोगे, जब स्मार्ट पे एडवांस टू इट्स वेंडर एंड प्रोक्यूर डिस्काउंट विच पास ऑन टू द कस्टमर, ये आ जाएगा प्रोक्यूरमेंट में। दोबारा बताऊं, प्रोक्यूरमेंट का मतलब नॉर्मली होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ वेंडर। तो यहां स्मार्ट में आ जाएगा स्मार्ट हैज 500 वेंडर्स, राइट, जो उन्होंने सिलेक्ट करे हुए हैं। दे प्रोवाइड द डिस्काउंट बिकॉज वी हम उनको एडवांस पेमेंट दे देते हैं, वी पेड द अमाउंट इन एडवांस। चलिए, HRD, HRD का मतलब अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। यहां कहोगे आप लो टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू हाई मोटिवेशनल सिस्टम, राइट। हम ट्रेनिंग देते हैं, एडुकेट, और मतलब ट्रेनिंग हम रेगुलर देते रहते हैं ताकि उनका अपडेशन रहे। हाई मोटिवेशन लेवल होने की वजह से लो टर्नओवर होता है। ओके, टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब विच आर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच आर नेसेसरी टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। हियर द कंपनी हैज, कौन सा है, SAP R3, कौन सा है लिख देना, SAP R3, SAP R3, ये ERP है। ERP क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है आपस में। तो कंपनी के पास ये ERP है जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, सभी स्टोर्स, मैनेजमेंट और वेंडर, इसके पास हमने सभी को कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर से, ताकि एक डिपार्टमेंट, एक स्टोर अपनी इंफॉर्मेशन सबको शेयर कर सके, ताकि वेंडर को इमीडिएट पता लग सके किस स्टोर में कितना सामान भेजना है, राइट भाई, ताकि रियल टाइम एनालिसिस पर पता लग सके कितना सामान कहां पर है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लानिंग और लीगल डिपार्टमेंट। तो कंपनी के पास, स्मार्ट के पास अच्छा है, तभी वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। हो गया, तो ये कहलाया मैप ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। बिल्कुल क्लियर है। एक बार फटाफट रिवाइज कर दो जल्दी से। देखो वो क्या पूछ रहा था आपसे, मैप द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एज स्मार्ट पोर्टर वैल्यू चेन। ओके, तो क्या कहोगे आप, पहले वैल्यू चेन को डिफाइन करोगे। कंपनी के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये डिफाइन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि हम कौन सी वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। वैल्यू एडिड एक्टिविटी कौन सी होती है हमारे पास, जो वैल्यू क्रिएट करती है, यानी जो पैसा हम खर्च करते हैं कस्टमर उसके लिए देने को तैयार होता है, राइट। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है जो हम पैसा खर्च करते हैं कस्टमर देने को तैयार नहीं होता, जैसे स्टोरेज, जैसे अननेसेसरी इंस्पेक्शन। ओके, तो हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम करके अपने रिसोर्स को वैल्यू एडिड में ट्रांसफर करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग में आता है डिजाइन, प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आता है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सारी हमारी क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, ना कि इंडिपेंडेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ वन मे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। क्लियर पार्ट। तो ये कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। अब डिफाइन करना है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में सबसे पहला क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक, एक बार फटाफट बोल दूं, प्राइमरी में क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेकेंडरी में आता है प्रोक्यूरमेंट, HRD, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, इनबाउंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, इनबाउंड मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, प्रोडक्ट को, रिटेल स्टोर है, प्रोडक्ट को वेंडर से लेना और स्टोर तक भेजना। अब ये सारी एक्टिविटीज किसमें आ जाएंगी, इनबाउंड में। तो यहां कहोगे कि हमारे पास कोई वेयर हाउस नहीं है, राइट, हम डायरेक्ट वेंडर से लेकर स्टोर को भेज देते हैं, अपने हमारे डिलीवरी वैन्स हैं, ठीक है, और जस्ट इन टाइम है ताकि इन्वेंट्री कम से कम रखते हैं।
ऑपरेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। इसमें आता है असेंबलिंग, मशीनिंग, पैकेजिंग, यानी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो रिटेल आउटलेट में या रिटेल स्टोर में ऐसा कुछ नहीं है, तो अब क्या होगा, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, तो स्टोर को मैनेज करना, स्टोर को मेंटेन करना, राइट। प्लानिंग लेआउट ऑफ द स्टोर्स, रनिंग द स्टोर्स, कि स्टोर में कौन सा सामान कैसा रखना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा हम उसको परफॉर्म कर सके। हमारे अपने स्टोर्स हैं तो खाली होने का डर भी नहीं है, कोई हमारा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट नहीं है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट को फैक्ट्री से वेयर हाउस में रखना, फिर कस्टमर के घर तक पहुंचाना, राइट। वेयर हाउसिंग, डिलीवरिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर शेड्यूलिंग, कौन कौन सी डिलीवरी जाएगी पहले, ये इसमें आता है। बट यहां पर क्या कहोगे आप, गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ये एक्टिविटी कहलाएगी। तो आप कहोगे कि कस्टमर खुद यहां से आकर सामान ले जाता है, द कस्टमर पिकअप द गुड्स हिमसेल्फ, अपने आप ले जाता है वो, हमें उसको डिलीवर करने की जरूरत नहीं होती। बट हमें क्या ध्यान में रखना है कि वेटिंग टाइम कस्टमर का कम से कम रहे। मार्केटिंग एंड सेल, क्या कहोगे, नॉर्मली क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। तो आप कहोगे एस स्मार्ट हैज नो अमाउंट ह्यूज ऑफ मार्केटिंग, कोई मार्केटिंग का खर्चा ज्यादा नहीं है, कस्टमर लॉयल्टी के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पर देते हैं ताकि कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे, राइट। अपने आप मार्केटिंग सेल हो जाती है। सर्विसेज का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विस, माल बेच दिया भाई तू कौन मैं कौन, नहीं, हम उसको अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हैं, कोई खराब हो जाता है तो रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करते हैं, राइट, रिप्लेसमेंट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा आता है सर्विसेज में। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर कहते हैं एस स्मार्ट हैज एडिक्वेट सर्विसेज एट द ईच स्टोर व्हिच क्रिएट द कस्टमर लॉयल्टी, राइट। अब सेकेंडरी में प्रोक्यूरमेंट में क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ वेंडर। तो यहाँ पर हम कहेंगे एस स्मार्ट हैज 500 सिलेक्टेड वेंडर्स, जिनको हम एडवांस पेमेंट देते हैं ताकि वो डिस्काउंट देते हैं और वो कस्टमर को हम पास ऑन कर देते हैं, ओके। एचआरडी यानी सिलेक्शन ऑफ, प्रमोशन एंड मोटिवेशनल टू एम्प्लॉइज। एस स्मार्ट के पास कहोगे लो एम्प्लॉय टर्नओवर है, हाई मोटिवेशनल है, ट्रेनिंग सिस्टम पूरा है। टेक्नोलॉजी यानी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास SAP R3 है। ERP क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, राइट। तो इसके थ्रू हमारा रियल टाइम एनालिसिस पता लग जाता है कि कहां पर कितना, किस स्टोर में कितना प्रोडक्ट है और कितना चाहिए, ताकि वेंडर इमीडिएट वहां पर ट्रांसफर कर सके, कभी भी स्टॉक आउट की पोजीशन ना रहे। तो ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करता रहता है, बताता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है वेंडर को। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली फिजिकल प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग बट आल्सो प्लानिंग, ऑपरेटिंग, प्लानिंग, अकाउंट्स एंड लीगल डिपार्टमेंट। हो गया क्लियर बेटा। चलिए अब अगला करते हैं। चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पर केस स्टडी, ठीक है। ये कहता है वायरलेस इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन, ओके। द कंपनी ऑपरेट इन ए मार्केट दैट इज डायनामिक, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर सेंट्रिक। मतलब हम जो मोबाइल फोन बेच रहे हैं, जिस मार्केट में बेच रहे हैं वो डायनेमिक है और कॉम्पिटिटिव है। द मार्केट इज ब्रॉडली फ्रेगमेंट इनटू दोज कस्टमर हु आर प्राइस कॉन्शियस लुकिंग ओनली फॉर बेसिक फीचर। मतलब उस मार्केट की विशेषता बता रहे हैं कि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, बेसिक फीचर वाला चाहता है बस प्रोडक्ट। एंड दोज हु आर टेक्नोलॉजी सर्वे वांटिंग टू ट्राई आउट द लेटेस्ट ऑफरिंग। वायरलेस मैन्युफैक्चर फोन दैट कैटर टू बोथ दी सेगमेंट। तो दो सेगमेंट है, जो टेक्नोलॉजी वाला भी चाहता है और नॉर्मल भी चाह रहा है। अब ध्यान से देखिए, मोबाइल ए हैज वेरी बेसिक फीचर दैट कस्टमर रिक्वायर फ्रॉम फोन। मोबाइल ए कैसा है, बेसिक फीचर वाला है। इट इज मार्केटेड टू अट्रैक्ट द प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। और ये किसके लिए है, प्राइस कॉन्शियस वाले के लिए, जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जो कहते हैं हमें ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, हम तो सिर्फ एक बेसिक फीचर चाहते हैं, ठीक है। दे आर मैनी अदर मैन्युफैक्चरर हु हैव सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर दिस मार्केट। और भी मैन्युफैक्चरर हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। चलिए, मोबाइल जेड ऑफर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर। जेड नहीं है ऐसा, जेड में तो बहुत एडवांस फीचर्स हैं और अट्रैक्टिव डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है। वायरलेस has invested substantial amount in research and development that has resulted in mobile। हमने बहुत अच्छा खर्च किया R&D पर। Having many unique features, तभी हम यूनिक फीचर को डेवलप कर पाए। It is marketed to attract customer willing to try out new product, ठीक है। The research has also yielded result whereby a large section of design mobile A and Z that can be standardized to have similar component and engineering। क्या कहता है वो, हमने R&D खर्च करा, R&D पर पैसा खर्च करा, जिससे ये रिजल्ट आया है कि भाई ऐसे कंपोनेंट लगाओ जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, कॉमन हो, ए में भी लग जाए जेड में भी लग जाए, ठीक है। इससे हमारे को क्या होगा,
एक एग्रीमेंट हो जाएगा हम सप्लायर से, ताकि वो कंपोनेंट मुझे दे सके, और वो कंपोनेंट कैसे हो, स्टैंडर्डाइज हो, ए में भी लग जाए, जेड में भी लग जाए, और जस्ट इन टाइम भी हम उसको फॉलो करें। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वालिटी एक ही इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और मार्केट में मैं अपना स्टेबल कर पाऊंगा प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग हैज गिवन कस्टमर कंप्लीट एक्सेस टू द प्राइस ऑफ फोन ऑफर्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। अब ये कहता है ऑनलाइन शॉपिंग भी कस्टमर के पास एक अच्छा ऑप्शन है। दिस चैनल ऑफ शॉपिंग कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 70% ऑफ सेल। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से 70% सेल हमारी कंट्रीब्यूट करती है। ह्यूज डिस्काउंट बाय इट्स राइवल हैज फोर्स्ड वायरलेस टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एज वेल। अब जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं, तो मुझे भी अपना प्राइस कम करना पड़ रहा है। दिस हैज स्ट्रेच्ड इट्स प्रॉफिट मार्जिन। इससे मेरा क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। वेरियस कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स हैव बीन इनिशिएटेड टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे कॉस्ट रिडक्शन मेजर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं ताकि मैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं। मोबाइल जेड ऑन द अदर हैंड करेंटली डूइंग वेल। अब दूसरे हाथ पर जो मेरा मोबाइल जेड है वो अच्छा काम कर रहा है, सिंस इट इज टारगेटेड एट मोर नीके सेगमेंट ऑफ कस्टमर। नीके का मतलब शरणागत, शरण, क्योंकि वो अच्छे कस्टमर की शरण में है। वायरलेस इज एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइस फॉर जेड, और हम जेड को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। द लेटेस्ट न्यूज इन द इंडस्ट्री ऑफ पर्सनल डिवाइस लाइक मोबाइल लैपटॉप इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ऑगमेंट रियलिटी टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। अब ये कहता है कि भाई जो रिसर्च है हमारा, लेटेस्ट न्यूज कहते हैं कि एक मतलब इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंट रियलिटी का मतलब होता है कि एक नई नई इनोवेशंस लाना। ठीक है, टेक्निकल स्टाफ वायरलेस फेल्ट दैट दिस कुड बी द नेक्स्ट न्यू फ्रंटियर दैट कुड रियली चेंज द वे वी यूज आवर डिवाइस, मोस्ट ऑफ विच कुड बी सो गो रेडिएटेड। जो नई टेक्नोलॉजी है उस वजह से पुरानी हमारी बेकार हो जाएगी। चलिए, तो पूछ क्या रहा आपसे, वो ध्यान से, एडवाइस आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी दैट वायरलेस इज यूजिंग फॉर मोबाइल ए एंड जेड। तो पहले बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी मैं ए और जेड में इस्तेमाल कर रहा हूं, और उसमें क्या रिस्क है, और मैं कैसे सस्टेन कर पाऊंगा मोबाइल ए के लिए। राइट भाई, तो सबसे पहले क्या बताना है हमारे को, स्ट्रेटेजी हमारी क्या है ए और जेड के लिए। ठीक है, चलिए अब ये क्या पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से, स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं जो ए और जेड के लिए, बिल्कुल सिंपल है। तो आप कहोगे स्ट्रेटेजी क्या है मोबाइल ए में, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ए क्या है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्योंकि बेसिक फीचर्स हैं, और बी और जेड क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट कर रहे हैं ना, मतलब अच्छे यूनिक प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। हो गया क्लियर भाई? आप क्या कहोगे, मोबाइल ए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, राइट, और मोबाइल जेड यूनिक फीचर्स है तो डिफरेंशिएट, दूसरे से अलग करता है। ओके, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब क्या है कि भाई हम कम रेट रखते हैं, राइट, ताकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो टू ग्रैब द मार्केट। ओके, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब प्राइस कम रख रहे हो ताकि मैं मार्केट को ग्रैब कर सकूं, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। क्लियर पार्ट? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से अलग नजर आए, राइट, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाए। ठीक है, पर ये डिफरेंशिएशन पॉलिसी तभी सक्सेस हो पाती है जब कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो, राइट भाई, यानी मैं इनोवेशन लाऊं, उसके अंदर क्वालिटी लाऊं, मतलब ये तभी संभव हो पाएगी जब इनोवेशन हो, क्वालिटी हो, कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो। क्लियर पार्ट? चलिए, सेकंड कह रहा है रिस्क। देखो अब रिस्क क्या है स्ट्रेटेजी में, अगर मैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी रखूंगा तो क्या रिस्क क्या है भाई, मैंने सस्ता करा, कंपटीटर भी सस्ता कर देगा, मैं और सस्ता करूंगा वो भी और सस्ता कर देगा, तो प्राइस वार शुरू हो जाएगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, कस्टमर को फायदा होगा, तो ये रिस्क है। क्लियर? तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, द प्राइस, लो प्राइस इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बाय द कंपटीटर्स, तो प्राइस वार शुरू हो जाएगा एंड नो प्रॉफिट विल बी अचीव्ड, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक रिस्क है। ओके, तो इसके लिए बेहतर क्या है कि कॉस्ट सेविंग करो सब्सटेंशियली। डिफरेंशिएशन में क्या रिस्क है कि भाई अगर मैं अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करता हूं तो ये तभी संभव है जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव ना हो। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आपकी तभी संभव है जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव ना हो, यानी कस्टमर अगर एडिशनल फीचर्स के लिए प्राइस देने को तैयार नहीं है तो ये मेरी बेकार हो जाएगी, तो ये बड़ा रिस्क है। ठीक है भाई? दूसरा, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता हूं तो कहीं ना कहीं जो मेरा कंपटीटर है वो रेप्लिकेट कर लेगा, वो कॉपी कर लेगा, तो फिर मेरा प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा ना यूनिक, तो मुझे उसको लिए सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेटेंट, यानी मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट कराना पड़ेगा, राइट। तो ये इसमें रिस्क है। हो गया क्लियर? अब सलाह दो कि करंट स्ट्रेटेजी
जो मोबाइल ए के लिए है वो सस्टेन रहे, यानी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी सस्टेन रहे, जो रिस्क है वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे आप भाई, प्राइस वही रखो, आप बेसिक प्राइस रखो, आप कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाओ। क्या लगाओ? कॉस्ट रिडक्शन, यानी लर्निंग कर्व के हिसाब से, राइट। आप लर्निंग कर्व अप्लाई करो, आप उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है। आप एक लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करो, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करो। इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे, ट्रेनिंग दोगे, लर्निंग कर्व अप्लाई करोगे, तो इससे क्या होगा? मेरी कॉस्ट हमेशा के लिए कम हो जाएगी, यानी बल्क परचेजेस करोगे कंपोनेंट पर, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट इस्तेमाल करोगे दोनों में, तो इससे क्या होगा? आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। हो गया क्लियर? दोबारा सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो? ए सस्ता बेच रहे हैं, लो कॉस्ट। जेड यूनिक है, डिफरेंशिएशन, सस्ता बेच रहे हैं हाई प्रॉफिट के लिए, टू ग्रैब द मार्केट। डिफरेंशिएशन यानी तभी संभव है जब क्वालिटी हो, इनोवेशन हो, कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो। क्या रिस्क है? सस्ता बेचोगे तो दूसरा भी सस्ता बेचेगा, प्राइस बार शुरू हो जाएगी, किसी को फायदा नहीं होगा, कस्टमर फायदा ले जाएगा, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट रिडक्शन चाहिए हमारे को। डिफरेंशिएशन में क्या रिस्क है कि भाई आप अगर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, यानी कस्टमर अगर एडिशनल प्राइस देने को तैयार ही नहीं है, उसकी उसकी नजर में कोई फायदा नहीं है, तो फिर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेकार हो जाएगी, ये रिस्क है। और फिर जो हम क्वालिटी बना रहे हैं, हो सकता है हमारा कंपटीटर उसको कॉपी कर ले, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारे को पेटेंट कराना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? ताकि हम करंट स्ट्रेटेजी को सस्टेन कर पाए, वो फेल ना हो। कॉस्ट रिड्यूस हमेशा के लिए रखो, बल्क परचेजेस करो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मेंटेन करो, लर्निंग कर्व फॉलो करो, ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो पाए। ओके, चलिए अब एक लास्ट वाला पॉइंट और रह गया है। चलिए देखो, नेक्स्ट है वैल्यू शॉप मॉडल। ओके, वैल्यू शॉप मॉडल में क्या कहते हैं हम कि भाई वैल्यू शॉप मॉडल जो हमने डिजाइन किया है टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम, टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम rather than creating the value for the output। मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया मेथड डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड वैल्यू शॉप मॉडल, ठीक है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज बिल्कुल सेम है जो वैल्यू चेन एनालिसिस में थी। प्राइमरी एक्टिविटीज में बस हम डिफाइन करते हैं 4 अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, तभी तो उसका निदान करोगे, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करेंगे, पहले फाइंड करना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना, ओके। फिर उसके सॉल्यूशन के अलग अलग मेथड होंगे, उसको चूज करना, चूजिंग अमंग द सॉल्यूशंस कि कौन सा बेस्ट है, ओके। और फिर उसको एग्जीक्यूट करना एंड देन कंट्रोल करना, ओके। ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और सेकेंडरी सेम। तो ये वैल्यू शॉप मॉडल सिर्फ ये बताता है कि हम किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम वैल्यू क्रिएट करें। जैसे समस्या क्या है ये डिफाइन करना, उसके सॉल्यूशंस क्या है और उसमें बेस्ट कौन सा है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और उसको कंट्रोल करना, राइट भी। चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, ओके। होप यू एंजॉय फॉर द फर्स्ट टॉपिक। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर।